राम राम, नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। एक बात बताएं, जब से हमने स्वतंत्र वीर सावरकर पिक्चर के बारे में सुने हैं ना, तब से हमारे अंदर देश भावना ऐसे ऐसे उमड़ रही है कि क्या बताएं। हमें अगर जंग में छोड़ दिया जाए ना, तो हम दुश्मनों का खात्मा करके सीधा पहुंचेंगे और देशभक्त कहलाएंगे। वैसे बताएं, ऐसे ही देशभक्ति चेतन और आमिर में भी जागी है। कैसे जे उसी में एक किरदार निभा रहे थे, तो हम सोचे कि लाओ भैया इन्हीं से बुला लें, इनके एक्सपीरियंस के बारे में भी जाने और क्या फीडबैक मिला है वो भी जाने। तो स्वागत करेंगे चेतन और आमिर दोनों का सास बहू बेटिया में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद थैंक यू। धन्यवाद जी। थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप दोनों? जी हम अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मजे में हैं। बहुत और बढ़िया हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। फिल्म के रिलीज के बाद जाहिर तो और अच्छे हो गए हम लोग, और नंबर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे लोग कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। सही बात है। फिल्म को 10 दिन हो गए हैं रिलीज हुए, और रिलीज होने के बाद भी मतलब दर्शक उसको जा जाकर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो जाहिर जी सी बात है। अच्छा, आपको आप दोनों को भी अपने अपने किरदारों के बारे में भी फीडबैक मिल रहा होगा। चेतन, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जी मुझे काफी कॉल्स आ रहे हैं, काफी फैमिली रिलेटिव्स के, और उसके अलावा अननोन लोगों के कॉल आ रहे हैं कि पहला तो ये कि सब बोल रहे हैं कि कास्टिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल रणदीप हुड्डा के लुक अलाइक मैं दिख रहा हूँ उस फिल्म में। और क्योंकि छोटा भाई एक लग रहा हूँ। साथ में परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बिल्कुल बोल रहे हैं कि बिल्कुल कन्विंसिंग परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू मी। अरे वाह। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, भगत सिंह का किरदार निभाए हैं। हाँ जी, मीनू जी, मीनू मौसी जी। हाँ मतलब ये जब जिस दिन फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ था, तो पोस्टर पे मेरी फोटो थी। एंड फिर तो वहां से थोड़ी सी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है जब आप पोस्टर पे होते हो फिल्म के। और हर एक्टर के लिए एक ड्रीम होता है ना कि पोस्टर पे आए वो। और तो एंड फिल्म देखने के बाद भी बहुत सारे मेरे दोस्त यार और जो जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो शहर मेरे शहर से, जो मैं इलाहाबाद से हूँ, तो वहाँ जो लोग मेरे साथ थिएटर करते थे या जो लोग वहाँ जानते हैं मुझे, तो वो सबकी ऐसे एक्साइटमेंट की हमारे हमारे जान पहचान का एक लड़का वो फिल्म के पोस्टर पे दिख रहा है। और भगत सिंह का कैरेक्टर, मतलब किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम रोल होता है कि अगर आप उसे बोलो कि यार एक फिल्म में आपको भगत सिंह का रोल करना है, तो मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा या कोई सवाल करेगा उसके बारे में कि अच्छा क्या करना होगा, कैसे करना होगा। वो कोई भी अगर आप किसी से बोलेंगे तो वो भाग के आएगा कि हाँ भाई मुझे तो ये चाहिए रोल। तो हाँ मतलब अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं। और जैसा आपने बताया कि 10 दिन हो गए और फिल्म धीरे धीरे पेस पकड़ रही है। अभी मैं संडे को अपने एक दोस्त के यहाँ था, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, तो उसने बुक माई शो खोला। संडे को आप बिलीव नहीं करेंगे, तो ऑलमोस्ट उस एरिया के जितने थिएटर थे सब में शोज हाउसफुल थे। अरे सब में शोज हाउसफुल थे। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी खबर है, ये तो काफी अच्छा लग रहा है सुन के कि लोग देख रहे हैं कि और ये वर्ड ऑफ माउथ है, लोग देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जाओ फिल्म देखो, जाओ फिल्म देखो, अच्छी फिल्म है ये। जी। सही बात है। देखिए, दो प्रकार के प्रमोशन होते हैं। एक तो जगह जगह जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करना, और एक माउथ टू माउथ प्रमोशन होता है, जो हमें लगता है इस फिल्म के लिए हो रहा है। अच्छा, जी वैसे चेतन, आपसे जी जानना चाहेंगे, नारायण का किरदार आपके पास, पहली बात तो स्वतंत्र वीर सावरकर, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी और अब हिस्ट्री धीरे धीरे, मतलब जिस तरीके से हमें लगता है ये 4-5 साल में हमारा जो इंटरटेनमेंट वर्ल्ड बदला है, और पुरानी पुरानी चीजें आ रही है, पुराने पुराने देशभक्तों के नाम आ रहे हैं, उनकी कहानियां आ रही हैं, तो उनके बारे में जानने को मिला है। तो आपसे चेतन जानना चाहेंगे, जब आपके सामने उनके बारे में नाम आया, तब आपका क्या होमवर्क था और कितना आपने स्वतंत्र वीर सावरकर को जाना? देखिए, जब पहली बार मुझे पता चला कि इस टाइप का एक कोई फिल्म बन रहा है, बायोपिक, जो कि वीर सावरकर जी पे बन रहा है, तो पहले तो बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानता था। जितना मैंने न्यूज चैनल्स पे उनके बारे में सुना, तो और बहुत नेगेटिव ही सुना था। लेकिन फिर मैंने जब फिल्म मिलने के बाद उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो इतने बड़े लेजेंड हैं जिनको हम शायद नहीं जान पा रहे हैं। और मेरे जितने भी साथी में जितने फ्रेंड्स हैं, वो तो फिल्म के रिलीज के बाद जब वो देखने गए तब उनको पता चला। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं जब पढ़ रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसा खुलते जा रहे थे हर पन्नों पर कि ये बंदे, ये इंसान इतना कितना ग्रैंड है। और इनको एक, वैसे तो 3 घंटे की फिल्म में समेट पाना बहुत ही मुश्किल है, जो कि रणदीप सर ने बहुत अच्छे से किया है। और मेरे लिए नारायण राव सावरकर जी अगेन फिर से मेरे लिए तो गुमनाम थे, क्योंकि मुझे नारायण राव सावरकर जी के बारे में तो और कुछ नहीं पता था। बट फिर मैंने अच्छा। रिसर्च किया, काफी किताबें पढ़ी। एक और बात है कि उनके बारे में ज्यादा विकिपीडिया पर भी अवेलेबल कुछ नहीं है, तो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्टी आई। लेकिन
मैं अंदर ही अंदर इतना खुश था कि मुझे एक बायोपिक तो करनी थी, और उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर, व्हाई नॉट की, और ये मिल जाए तो मतलब सच्ची बात क्या हो सकती है। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ग्रेटफुल। देखिए, लोगों की अगर बायोपिक बनती है, जो बड़े बड़े नेता हो जाए या देशभक्त हो जाए या शहीद देश शहीद हो जी जाए, तो उनकी बायोपिक बनती है तो हमको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मिल जाता है, कुछ ना कुछ वीडियो मिल जाते हैं उनके रंग में ढलने के लिए। लेकिन हम्म। आपका जो किरदार रहा है नारायण, कैसे आपने जाना कि नारायण ऐसे चलते थे या इस तरीके से बोलते थे या इस तरीके से पेश आते थे अपने भाई के सामने, कैसे समझ में आया आपको? देखिए क्या है, इनके जो पिताजी है वो बहुत कम उम्र में चले गए, तो जो बड़े भाई हैं वो पिता समान थे। और जो विनायक, जो वीर सावरकर जिन्हें कहा जाता है, वो जो है उनके आइडल थे, कि उनको देखकर ही वो बड़ा हुआ है। वो एक बच्चा है उन दोनों बड़े भाइयों का, जो उनके साथ खेल रहा है, उनके साथ बड़ा हो रहा है, उनसे सीख रहा है। तो उनको आइडियलाइज करते हुए मैं चला, और रणदीप सर जो कर रहे थे फिल्म में, उनको ही मैं आइडलाइज किया हूँ पूरे टाइम। और जैसा जैसा वो करते जा रहे थे वैसा वैसा मैं करते जा रहा था। उन्होंने वेट लॉस किया, मैंने भी वेट लॉस किया, सेम मतलब जितनी भी चीजें थी। तो मेरा रेफरेंस जो था वो स्क्रिप्ट ही था, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा चीजें अवेलेबल है ही नहीं, विकिपीडिया पर भी नहीं है। सो मेजरली स्क्रिप्ट और रणदीप सर ने जो मुझे अपने मुंह से जो बताया, नरेट किया अबाउट नारायण राव सावरकर जी, वही मेरा रेफरेंस था। और मैं उसके बेसिस पे ही अपना कैरेक्टर डेवलप किया है मैंने, और बहुत मजा आया मुझे। एक तरफ से देखा जाए, भले ही पिक्चर में आप उनके छोटे भाई बने हो, आपने जी काम रियल लाइफ में छोटे भाई वाला ही किया है, कैसे छोटा भाई है ना, बड़े बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलता है, क्यों, सही कह क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल यही था, और यही मुझे गाइडेंस मिला गया कि फिल्म में कि ऐसा ही होना था, और वो ऐसा ही रहा होगा। अगर देखें हम लोग के परिवार में, अगर कोई बड़ा भाई है हमारा और वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो ऑफ कोर्स वो हमारी प्रेरणा अपने आप ही हो जाता है। बिल्कुल, तो उसी बिल्कुल उसी सही तरह कहा। ही। वैसे भी हमने सुना है कि इस जन्म में अगर आपके साथ किसी का कनेक्शन जुड़ता है या आप किसी से मिलते हैं या दोस्ती व्यवहार होता है, जरूर कोई ना कोई पिछले जन्म का कनेक्शन रहा होगा। तो हमें लगता है चेतन और रणदीप जी का वही कनेक्शन है जो अभी इस पिक्चर में भी नजर आया है। क्यों? इस पे एक बहुत अच्छा किस्सा याद है। मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, जो हाँ। मेरी सेकेंड थर्ड क्लास में थी। उसके बाद मेरा स्कूल चेंज हो गया। तो वो मुझे उसने मुझे एकदम से कॉल आया फिल्म देखने के बाद। वो बोलती है, चेतन मुझे पता था उस समय से, मुझे लगता था कि है ना कि उसके बाद बाद में जब सेवेंथ एट्थ क्लास में हम लोग आए, तो मैंने रणदीप सर को देखना शुरू किया स्क्रीन पे। तो मुझे लगने लगा कि यार चेतन इनके जैसा दिखता है कहीं ना कहीं, मेरा एक रेजेम्बलेंस रणदीप सर को और मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि मैं उनकी तरह दिख पाऊंगा या उनका छोटा भाई लग पाऊंगा। मुझे कभी नहीं लगा। और देखो उसको, उस मेरी फ्रेंड को एकदम से लगा। यस तो इसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। हमें लगता है कहीं ना कहीं अंतरात्मा आपकी मैनिफेस्ट कर रही थी इनके साथ काम करने की, और देखिए आपने काम कर लिया और बढ़िया पिक्चर में काम किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बिल्कुल सही बात है। अच्छा आमिर, आपसे तो बड़ा जी। गंभीर वाला सवाल होगा। देखिए आपका जो किरदार है ना भगत सिंह, हम्म। बॉलीवुड में बहुत सारी पिक्चरें आ चुकी हैं, अभी नहीं, बहुत रेट्रो जमाने में, मतलब चाहे राजकुमार हो जाए, चाहे मनोज कुमार जी हो जाए, और अजय हम्म, देवगन जी हो जाए, बॉबी देओल हो जाए, मतलब इन सभी ने ये किरदार निभाया है। और हमारे जो जी फैंस हैं वो देखते हैं तो उनके दिमाग में वही किरदार बचे होते हैं, वही कलाकार भी बचे होते हैं। जी। उनके साथ कंपटीशन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बताइए, आपके पास जब भगत सिंह का किरदार आया तो डर था इस चीज का कि कैसे करेंगे, उनका वो रुतबा, रौब, चलना फिरना सब? जी बिल्कुल। एक तो मतलब क्या है कि भगत सिंह के बारे में हम सब ने पढ़ा है, हमने बहुत सारी फिल्में देखी है, मनोज कुमार से लेकर के अभी रीसेंट सरदार उधम सिंह में जो अमोल पराशर ने भी भगत सिंह का कैरेक्टर प्ले किया था, रोल किया था। तो हम सब ने देखा है, और हम सब के दिमाग में एक इमेज होती है, एक रेफरेंस होती है। जैसे मैं कभी भी सोचता था पहले भगत सिंह के बारे में, तो मुझे अजय देवगन की जो फिल्म थी उनकी, सर की, अजय देवगन सर की लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तो हमेशा उनका चेहरा याद आता था और लगता था यार ये बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं भगत सिंह के जैसे। और वो फिल्म भी बहुत अच्छी है। जब मेरे पास आया ये कैरेक्टर, मैंने इसका ऑडिशन, और ऑडिशन भी बड़ा कमाल था। मतलब मैं अपने फ्रेंड के यहाँ ऐसे चिल कर रहा था, ऐसे मैं गया था एक फ्रेंड के यहाँ, और होता है ना कुछ दिन आपका हमारा लेजी डे होता है, तो उस दिन मैं ऐसे ही चला गया। मैंने कहा यार बैकपैक उठाते हैं चलते हैं। और मेरा बैग जो है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ रहता है, मतलब वो मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसको, मेरी जरूरत की बहुत सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो मैं पहुंच गया अपने फ्रेंड के यहाँ, मुझे फोन आया पराग मेहता सर के यहाँ से। तो वहां पे एक मेरा दोस्त है, उसने मेरा प्ले देखा था एक दिल्ली में। मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, फाइनल ईयर में एक प्ले था मेरा। तो उसने देखा, उसमें मेरा लुक था जिसमें मेरी मूछें थी। तो
उसने कहा यार तुम्हारा लुक मुझे उस प्ले का याद आ रहा है और तुम अपनी फोटो भेजो फटाफट और आ जाओ ऑडिशन के लिए। मैंने कहा मेरी मूछें तो अभी है नहीं उतनी बड़ी, बट मैं वो फोटो भेज देता हूँ तुमको। तो फाइनली ऑडिशन हुआ, फिर पता लगा कि रणदीप सर को अच्छा लगा ऑडिशन। तो हाँ, एक प्रेशर तो रहता है ऑब्वियसली, आप जब एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो और भी बहुत आपसे बड़े बड़े एक्टर्स ने ऑलरेडी किया हुआ है। और बट ये शुरुआती लेवल पे होता है। आप जब उसके बारे में काम करना शुरू करते हो उस कैरेक्टर पे अपने लेवल पे, और फिर जब आप सेट पे जाके डायरेक्टर के सामने सरेंडर कर देते हो, तो मुझे लगता है फिर वो प्रेशर हट जाता है। फिर आपका फोकस उस मोमेंट पे रहता है कि आप किस तरीके से वो सीन में वो शॉट कितना ऑथेंटिक तरीके से आप दे पाए। तो हाँ, शुरू में रहा थोड़ा बहुत प्रेशर इनिशियली कि यार कैसे होगा कैसे होगा, बट जब आप काम करने लग जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे प्रेशर हट जाता है। ये बात तो सही कही, लेकिन देखिए जैसे चेतन ने कहा कि इनके सामने तो लक्ष्य, या कहा जाए लक्ष्य कदम पर चल रहे थे ये रणजीत जी के, ठीक है। लेकिन जी। आमिर, आपके सामने ना इतनी सारी फिल्में थी, ठीक है, अलग अलग हम्म। कलाकारों ने अलग अलग अंदाज से भगत सिंह को पेश किया। और हमें जी लगता है बिल्कुल। आपके पास सिर्फ तस्वीरें रही होंगी भगत सिंह की, वीडियो तो नहीं रहे होंगे। तो नहीं। एक किरदार को, उस किरदार में ढलना, वो कहते हैं ना एक एटीट्यूड लाना, एक होता है ना कि हाँ ऐसा रुतबा था इनका, चलना ऐसा था। तो दस हम्म। पंद्रह कलाकारों को देखने से ना मिक्सचर मैच हो जाता है। तो आमिर, हम्म। आपने इस वाले भगत सिंह में क्या स्पेशल चीज डाली है जो लोगों को पसंद आई है? जी, सबसे पहले मैं बताऊं तो जैसे ही जब कोई इस तरह का कैरेक्टर आता है ना, तो मैं मेरी पर्सनली ये चॉइस रहती है कि मैं उसके रेफरेंसेस जो बाकी एक्टर्स देखे हैं उसको ना देखूं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो ही जाओगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखता हूँ कि अजय देवगन सर ने कैसे काम किया था, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रेफरेंस आ ही जाएगा। बट मेरी सबसे पहले जब ये ऑडिशन हो गया, सबसे पहले रणदीप सर से ही मेरी मीटिंग हुई। और उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें शेयर की, उन्होंने कुछ कुछ कहा कि ये पढ़ो ये पढ़ो, और ये आर्टिकल्स हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, ये कुछ बुक्स हैं कुछ पोएम्स हैं, ये सब पढ़ना शुरू करो अपने लेवल पे। और जैसा कि वो अपना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उनकी हर एक्टर को सलाह होती है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की कैरेक्टर के लिए। तो जब मैं यस। उनके घर गया तो मैं थोड़ा सा ऐसे, मेरे आर्म्स वगैरह थोड़े से मस्कुलर थे। मैं हाफ स्लीव टी शर्ट पहन के गया था कि उनके यहाँ जा रहा हूँ यार, थोड़ा सा ऐसे अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ। बट उन्होंने जब आंख देखा तो कहते हैं यार भगत सिंह ने 112 दिन का भूख हड़ताल किया था जेल में। तो 112 दिन अगर कोई भूख हड़ताल करेगा तो उसके आर्म्स इतने मस्कुलर नहीं होंगे। तो अभी तुम्हारे पास जितना भी टाइम है शूट के लिए, खाना बंद कर दो, एक दिन एक मील खाओ दिन में, और आई वॉन्ट यू टू लूज वेट। तो मतलब लगभग उस एक हफ्ते 10 दिन का टाइम था मेरे पास, तो उस एक हफ्ते में 4-5 किलो वेट तो रिड्यूस कर लिया था मैंने जब मैं सेट पे पहुंचा हूँ। एंड तो हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि किसी और फिल्म से मुझे इन्फ्लुएंस हुआ हो, क्योंकि मैं पर्सनली वैसा हूँ कि मैं अपने लेवल पे, एंड मैं डायरेक्टर के साथ बहुत कोऑर्डिनेट करता हूँ काम जब होता है तो, कि वो कैसे चाहते हैं, उनका क्या टेक है इस कैरेक्टर के लिए। तो नहीं, किसी भी पुरानी फिल्म से मैंने कोई रेफरेंस नहीं लिया। हाँ, कुछ म्यूजिक मैं सुनता था, जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह का जो गाना है मेरा रंग दे बसंती चोला, तो वो मूड में आने के लिए, वो जोन में, कैरेक्टर के जोन में आने के लिए कुछ म्यूजिक हम सुनते ही हैं। मैं कुछ प्लेलिस्ट बना लेता हूँ कि हाँ ये जोन में आने के लिए ये म्यूजिक सुनना है। तो बस ये तैयारी थी थोड़ी सी। आप दोनों ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया, लेकिन एक बात बता दो, मतलब जानना चाहेंगे, जो लोग, मतलब देखिए हमने तो इतना ही सुना है कि इंसान जो होता है ना वो स्वाद का भूखा होता है, उसको स्वाद हम्म। चाहिए, टेस्टी टेस्टी खाना चाहिए। आप दोनों को तो स्वाद ही छीन लिया भैया, मेंटेन करने के लिए, पतला करने के लिए। तो वो जो दौर था, मतलब शूटिंग शुरू होने के 10-15 दिन पहले और पूरा शूटिंग के दौरान, एक मील खाना, और अच्छा अच्छा टेस्टी खाना दिखता भी होगा तो लालच भी आता है कि भैया एक चख ले, लेकिन कंट्रोल कर, कितना मुश्किल रहा है आप दोनों के लिए? मेरे लिए पर्सनली मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ। लाइक मैं थोड़ा सा एक आयुर्वेदिक रूटीन फॉलो करता हूँ खाने पीने के लिए, कि सुबह एक मील खा ली, और सूर्यास्त के बाद मैं कुछ नहीं खाता, कोशिश करता हूँ कि हाँ सनसेट के बाद कुछ खाना ना खाए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था नहीं ये कंट्रोल कर पाना खाने वाने को लेकर के। हाँ, शुरू शुरू में जब हम एकदम से रूटीन चेंज करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि आप शुगर नहीं खा रहे। मैं बहुत मिठाइयों का बहुत शौकीन हूँ, बट ठीक है, आप काम के लिए तो हमें थोड़ा सा करना ही होता है। एंड यही थोड़ा तो बहुत काम है अच्छा। ना, यही काम है। हाँ, इसके लिए नहीं करेंगे तो फिर किस चीज के लिए करेंगे। तो उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बिकॉज वो रूटीन रहा है मेरा शुरू से ही। जी। चेतन, आप
आपने कैसे कंट्रोल किया, कैसे? देखिए मिठाई, मुझे बहुत बर्गर, तकलीफ हुई। सब मैं सच मुझे लगा बता रहा हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैं कुछ भी कभी भी कैसे भी खा लेता था, कोई टाइम नहीं है मेरा फिक्स। ठीक है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं देखनी है मुझे, मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ, मुझे उसका मजा चाहिए होता था। लेकिन बिल्कुल ये मजा सब खत्म हो गया, लेकिन इट वॉज वर्थ इट। जब अभी मैं देखता हूँ कि कैसे वो प्रेजेंट हुआ है, कैसे मैं उनकी तरह बन पाया हूँ, दिख पाया हूँ, जो कि मेरा रेफरेंस भी था। तो वो सारी चीजें ना, अब ऐसा लगता है कि इट्स फुलफिलिंग। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, बट हाँ, जब मुझे आइसक्रीम को खाता हुआ दिख जाता था, ओ माय गॉड। लार टपक जाती थी, बोल लीजिए, है ना? बिल्कुल। और बहुत कंट्रोल, मतलब उसके बाद से तो अभी भी मैं वो चीज फॉलो कर रहा हूँ। शुगर और सॉल्ट जो है अभी भी मैंने छोड़ा हुआ है, मतलब ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो है, बस वही अभी मैं खा रहा हूँ। तो ये इस फिल्म से ये भी अच्छा हुआ कि मेरा जो डेली रूटीन है, जो खाने पीने का जो सब चीज है, वो सब एकदम सॉर्ट हो गया है। अब मैं हेल्दी खा रहा हूँ, नहीं, अब मैं हेल्दी हूँ। वाह, तो अच्छा फीलिंग है, ये एक बात अच्छा फीलिंग है, मुझे बहुत सीखा हूँ मैं इस फिल्म से, काफी कुछ सीखा हूँ। देखिए, हेल्दी खाना और हम्म। सक्सेस का पाना, दोनों चेहरे में ग्लो लाता है, और आप दोनों का चेहरा बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, उससे समझ में आ गया कि कितनी खुशी आप दोनों को है फिलहाल। अच्छा, आपने जब काम किया, अपने अपने किरदार से आपने कुछ कुछ तो सीखा, लेकिन स्वतंत्र, ये जो वीर सावरकर हैं, इनसे आपने क्या सीखा? स्वतंत्र वीर रणवीर जी से नहीं, स्वतंत्र वीर सावरकर से। भी और करने से क्या बता, एक चीज तो कुछ है ही नहीं। सबसे पहली चीज देशभक्ति, जो मुझे लगता है कि मैंने कभी इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस पर्सनली नहीं किया। मतलब जितना हम लोग के स्कूल में राष्ट्रगान होता था, उस समय एक देशभक्ति की भावना आती है हम लोग के अंदर। उसके अलावा एक रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ हम इतना सोच पाते हैं, क्योंकि खुद ही इतना उलझे हुए हैं, प्लस एक्टर बनने आए हैं बॉम्बे। तो सब यही है कि ऑडिशन कब कोई क्रैक होगा, ठीक है। लेकिन फिर इस फिल्म को करते समय समझ में आया कि देश बहुत ही ऊपर है सब चीज से, इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं है, अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, तो हम लोग क्या ही कर पाएंगे। तो बिल्कुल। सावरकर जी अपने आप में एक इतने बड़े आइडियोलॉग हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद आज भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, और उसके बाद उनकी आइडियोलॉजी जो है वो अब लोगों के सामने आ रही है। तो सोचो कितनी स्ट्रांग आइडियोलॉजी होगी। कितने साल पहले दबाने की कोशिश, या जो भी है वो हुआ, बट वो नहीं दबी, और वो सबके सामने आज बिल्कुल एकदम इतने अच्छे से है कि सब अब फॉलो करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या बात थी उनमें। और मैं तो, मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है, मैं तो अपने घर में एक उनकी तस्वीर लगा लिया हूँ। अरे वाह! यस, आमिर, यस। आपने क्या सीखा स्वतंत्र वीर सावरकर? फिल्म में ना, अगर हम फिल्म देखेंगे तो उसमें एक जगह एक डायलॉग है जहाँ पे वो काला पानी में कहते हैं, एक जेल इनमेट से जिसने खाना पीना छोड़ रखा है, तो उसको वो जाके कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी हाँ। करके इन अंग्रेजों से जो ले सकते हो लो, अपना लक्ष्य मत भूलो। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुमको कुछ भी करना पड़े, है ना? हम्म। क्योंकि आप अगर देखें उनकी लाइफ, उनको 50 साल की सजा हुई, है ना, हम्म। काला पानी में। आप, और काला पानी मतलब किसी को बोल दो तो वैसे ही लोगों की हालत खराब हो जाती है सुनकर के काला पानी, सही बात। और हम्म। वहां पे किसी को 50 साल के लिए भेज दिया जाए। तो एंड जिस बात की जो कंट्रोवर्सी भी है ना, जो कहा जाता है कि उन्होंने मर्सी पिटीशन लिखी, माफी मांगी, ये वो, तो उनकी जो जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहां से निकलूं कैसे भी करके, नहीं तो यहाँ तो मर ही जाना है, यहाँ कोई पता भी नहीं चलेगा कुछ, और जो काम करना जो बाहर निकल के हो सकता है वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम्म। आपका एक लक्ष्य है, एक एक मजबूत आपका एक लक्ष्य है कि आपको उस जगह पहुंचना है, आपको वो अचीव करना है, तो उसके लिए जो सावरकर जी की आइडियोलॉजी थी कि चाहे जो भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, अगर आपका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है तो आपको वहां पहुंचने के लिए अगर कुछ ऊपर नीचे चीजें करनी भी पड़ती हैं तो ठीक है। और देश आजाद कराना है आपको, आपको अंग्रेजों से लड़ना है, तब तो मुझे हम्म। लगता है वहां पे जान दे देना, वहां पे कुछ भी कर देना, वो मतलब मुझे लगता है वो कम ही है। तो ये जो हम्म। चीजें उनकी आइडियोलॉजी से सीखी वो यही है कि आपको अगर इतना बड़ा लक्ष्य अचीव करना है तो फिर आपको छोटी मोटी चीजें नहीं देखनी पड़ेंगी कि आपको क्या अफेक्ट कर रहा है ना? बिल्कुल। तो आप एक और साम दाम दंड फिल्म, भेद। यस, फिल्म में जब जिस समय वो लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए लॉ, और मैं और बाबा राव उनको सी ऑफ करने के लिए वहां पे खड़े हैं डॉक पे, बॉम्बे डॉक पे। तो वो बोलते हैं कि नारायण, पढ़ाई अच्छे से करना,
क्योंकि देश को डॉक्टरों की बहुत जरूरत है, उनके लिए देश सबसे ऊपर आता था हर चीज में। और वो उस डायलॉग का जो मतलब है, मुझे मतलब जिस दिन शूट हो रहा था, उस स्क्रिप्ट मैंने कई बार पढ़ी, तब तक मुझे लगा कि हाँ ये ऐसा है कि हाँ मुझसे एक इंटरेक्शन है। बट उसका सही मतलब मुझे उस दिन समझ में आया था, क्योंकि उनके आंखों में दिख रहा था देशभक्ति। और ये समझ में आता है फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनफोल्ड होती गई फिल्म, हम लोग शूट करते गए। तो मैं तो ऐसा बोलूंगा कि मैं एक फिल्म में जैसे बच्चे से बड़ा हो रहा हूँ, वैसे ही मैं फिल्म में बच्चों से बड़ा हुआ। मेरी वो आइडियोलॉजी धीरे धीरे वो पकती गई, और उनको आइडियलाइज करते हुए। और यस, मैंने जैसे भी आपने सब देखा किया है। देखिए, आप लोगों ने किरदार निभाकर बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और आप ही के जरिए देश के कोने कोने में ये आइडियोलॉजी जो आप बता रहे हैं वो जा रही है, और हर इंसान वो महसूस कर पा रहा है। और सबसे पहला महसूस है वो है देशभक्ति का। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि आप ये जो पिक्चर जो धूम धड़ाके से चल रही है वो और कुछ दिन चले, दर्शकों के दिल में एकदम रोम रोम कण कण में देशभक्ति बस जानी चाहिए। और जय बाकी हिंद। तो देखिए, हम तो दुआ करेंगे कि आप जो लक्ष्य है आपका जी। कलाकार बनने का, अच्छा कलाकार बनने का, वो लक्ष्य से आप लोग ना डगमगाइएगा, ताकि मतलब दर्शक आपको अलग अलग किरदारों में और देख सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, सो मच, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। अब तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे देशभक्ति और जाग गई है। अब हम भी जा रहे हैं टिकट करा के, बुक माई शो में करना है ना, कर ले रहे हैं, अब यस। जा रहे हैं पिक्चर देखने। ठीक है, फिर बिल्कुल मुलाकात। जाइए, और साथ में सबको लेके जाइए जितने भी लोग हैं। बिल्कुल जय हिंद। बिल्कुल। जय जय हिंद, हिंद। भगत जय सिंह हिंद, जी, इनकलाब जय हिंद। जिंदाबाद। जय इनकलाब इनकलाब हिंद। जिंदाबाद, जय हिंद। इनकलाब चलो जिंदाबाद। आप जिंदाबाद। चलिए अभी हम चलते हैं, देशभक्ति आ गई है, अब उस देशभक्ति में हम कितनों का नाश करेंगे, वो जो जो दुष्ट लोग हैं, वो तो भगवान ही मालूम है। अभी जाते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय।